हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राज खान। देखिए, कवक जगत की जो विशेषता थी वो हमने पहले ही बता दी है और आज जो उसका पढ़ेंगे प्रकार के बारे में। हमने बताया था कवक जाल की आकारिकी के आधार पर कि कैसे कैसे उनमें कवक जाल होते हैं, उनके पट्टियों के आधार पर जो है इनको हम 4 पार्ट में बांटे थे। पहला आपका क्या था, फाइकोमाइसेटिस, दूसरा था एस्कोमाइसेटिस, तीसरा था आपका बेसिडियोमाइसेटिस और लास्ट वाला था आपका ड्यूटेरियोमाइसेटिस। ये 4 प्रकार का जो आपका है कवक को बांटा गया था उनके कवक जाल के आकारिकी के आधार पर, ठीक है ना। तो आज हम उनमें पहला देखेंगे फाइकोमाइसेटिस और फिर उसको आगे देख लेंगे एस्कोमाइसेटिस। तो ये दोनों को हम अच्छे से देखेंगे। आप इनको नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिल रहा है 11th का, तो आप कोशिश करेंगे कि डेली आपको मिले, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फाइकोमाइसेटिस के बारे में, ठीक है ना। देखिए, फाइकोमाइसेटिस का एक अन्य नाम भी इनको शैवाल कवक भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको जो है एल्गी फंजाई करके मिलता है, ठीक है ना। तो यही इसका नाम हुआ, एल्गी फंजाई आपको लिखा मिलेगा, तो इसका ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। तो ये आपके जो है सरी गली लकड़ियों पर, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जो फाइकोमाइसेटिस के सदस्य होते हैं वो आपको सरी गली लकड़ियों पर मिलेंगे, ठीक है ना। वही लिखे हैं, सरी गली लकड़ियों पर मिलते हैं। सीलन जैसे स्थानों पर ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नमी युक्त स्थान पर, नमी का मतलब आपको पता है कि जहाँ हल्का हल्का पानी हो उसे नमी कहते हैं। तथा अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। अविकल्पी का मतलब समझते हैं क्या होता है। अविकल्पी का मतलब होता है जिसको कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको कि कोई ऑप्शन नहीं है उसे अविकल्पी कहते हैं। तो परजीवी भी हम आपको बताए थे। परजीवी हम आपको, जैसे कि परजीवी का मतलब क्या हो गया कि किसी के ऊपर जो है अस्थायी रूप से बैठकर उससे भोजन प्राप्त करना, वो हमारा परजीवी कहलाता है। तो अविकल्पी परजीवी के ऊपर, परजीवी के रूप में पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। मतलब इनको और कोई उपाय नहीं है, पौधों के ऊपर जो है वही लास्ट ऑप्शन है, उसी से ये अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। अभी इनको देख लेंगे कौन है वो। फिर बात करते हैं जो कवक जाल इसका होता है ना। अब हमने पहले ही बता दिया है, कवक का क्लास हो चुका है कि कवक में जो होता है ना आपका, उसका शरीर जो होता है उस शरीर को क्या बोलते हैं, कवक जाल बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि कवक में क्या पायस्ते हैं, कवक तंतु पायस्ते। क्या पायस्ते हैं, कवक तंतु पायस्ते। बहुत सारे कवक तंतु मिलकर, बहुत सारे कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं। और कवक जाल क्या है, कवक का शरीर है। तो इनमें जो कवक जाल होगा ना, और हमने बताया था कि कवक जाल जो होते हैं वो कुछ पटीय होते हैं, कुछ अपटीय होते हैं। पट्टे का मतलब सेप्टा होता है। जैसे कि लीजिए, हमने एक कवक तंतु ले लिया। कवक तंतु क्या है, कवक जाल की जो छोटी इकाई है ना उसे हम कवक तंतु बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, उसी तरह कवक जाल जो है, कवक जाल की छोटी इकाई बोल सकते हैं, कवक तंतु है। तो कवक तंतु, कुछ कवक तंतु में पट्टियाँ पाई जाती थी, कुछ कवक तंतु में क्या पट्टियाँ पाई जाती थी। इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे पट्टीय कवक तंतु। क्या बोलते थे, पट्टीय कवक तंतु बोलते थे। बहुत सारे कवक तंतु ही मिलकर कवक जाल बनाते हैं, तो यहाँ पे इनको पट्टीय कवक जाल बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है अपट्टीय होता है। अपट्टीय का मतलब आप बोल सकते हैं पटहीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पटहीन बोल सकते हैं। पटहीन मतलब कि इनमें पट नहीं पाए जाते, यानी कि ये ऐसे पाए जाएंगे, ये जो है ऐसे पाए जाएंगे, सिर्फ ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। इनमें देखिए कोई भी पट आपको नहीं दिख रहा। पट का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है ना। तो इनकी जो कवक जाल में जो कवक तंतु होता है ना वो अपट्टीय होते हैं, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, जो अपट्टीय होगा उसमें केंद्रक क्या होगा, बहुत सारा होगा। जब बहुत सारा केंद्र, उसको क्या बोल देंगे, बहुकेंद्र की अवस्था। क्या बोलेंगे, बहुकेंद्रीय। इसलिए हम लिखे हैं कवक जाल जब अपट्टीय इसका हो जाएगा तो केंद्रक क्या हो जाएगा, बहुकेंद्र के। यहाँ देखिए आप कि इनमें जो है कवक क्या बोलते हैं, पट्टी पाया जाता। तो ये हर एक पट्टी क्या कर रहा है, कवक तंतु को अलग कर रहे हैं, एक केंद्र एक केंद्र एक केंद्र। लेकिन इसमें क्या है, जब पट ही नहीं रहेगा, जब पट ही नहीं रहेगा तो केंद्रक एक ही में बहुत सारे केंद्र हो जाएंगे। एक ही ये कोशिका, इसमें क्या बहुत सारे केंद्र हो जाएंगे, तो इनको क्या बोल देंगे, बहुकेंद्रीय बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है कि हमने आपको बताया था कि कवक जो होता है ना वो जनन भी करते हैं। क्या करते हैं, जनन भी करते हैं, क्योंकि सजीव है। अब देखिए, जनन जो उसमें होता है वो 2 तरह से होता है, या तो लैंगिक जनन हो सकता है या तो अलैंगिक जनन हो सकता है। 2 ही प्रकार का जनन ही होता है। फिर इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। दोनों प्रकार का जनन जो है कवक में होता है। तो हमारा जो फाइकोमाइसेटिस कवक होता है ना, इनमें भी दोनों प्रकार का होगा। हालांकि एक जो लास्ट वाला आपका होता है ड्यूटेरियोमाइसेटिस, उसमें लैंगिक जनन नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जितना भी है सब में होता है। अब इसमें जो अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन का भी अलग अलग प्रकार होता है। अलैंगिक जनन इसमें होता है बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणु ध्वनि के द्वारा होता है। अब बीजाणु भी 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु, ठीक है ना। अब चल, तो इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों द्वारा होता है। क्वेश्चन आता है
कि जो आपका फाइकोमाइसिटीज है इसमें जो अलैंगिक जनन होगा किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों के द्वारा संभव है। बात समझ गए। अब आपको हम समझाएंगे कि सर चल बीजाणु क्या है, अचल बीजाणु क्या है, ठीक है ना। आपको ये भली भांति पता है कि बीजाणु होता क्या है। बीजाणु धानी में से देखिए, ये हमारा राइजोपस जो होता है आपका, राइजोपस इस प्रकार के कवक तंतु के रूप में होता है, ठीक है ना। राइजोपस आपका राइजोपस होता है इस प्रकार का कवक तंतु। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बीजाणु ध्वनि बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर, बीजाणु ध्वनि बनते हैं। अब यही बीजाणु ध्वनि जब फटने लगते हैं ना, जब ये फटने लगते हैं, बहुत सारी मात्रा में हो जाते हैं, तो इनसे क्या निकलता है, बीजाणु निकलता है। क्या निकलता है, बीजाणु निकलता है। अब ये बीजाणु जो है दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है चल, एक होता है। चल का मतलब क्या हो गया, चल का मतलब जो चल सके, गति कर सके, और अचल का मतलब जो गति नहीं कर सके। तो सीधी सी बात है, चल बीजाणु का मतलब क्या होगा, वैसे बीजाणु जो गति कर सके। अब यहाँ से जब बीजाणु इससे फट के निकलेगा, ये दो प्रकार के, एक हो सकता है चल, एक हो सकता है अचल। अब चल क्या, जो गति कर सके, और चल क्या, जो गति नहीं कर सके, यानी चल नहीं सके। तो चल बीजाणु होता है ना, इसमें कसाब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कसाब। यही कसाब, आपको हम कसाब को ही फ्लैजिला बोलते हैं। ये सब आपको बताए हैं पहले की क्लास में, बहुत सारे पहले क्लास में ना। कसाब को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, जो कि रस्सी के जैसा होता है, चलने में मदद करता है। समझ रहे ना। तो ये वही यहाँ पर, तो इसमें क्या था, अचल वाला में कसाब नहीं पाया था। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन में चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों द्वारा जनन संभव है, ठीक है। चल अचल दोनों समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें लैंगिक जनन भी होगा। तो लैंगिक जनन कैसे होता है, आइए मैं उसको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इनको मिटाते हैं, कचरा पट्टी थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, लैंगिक जनन जो होते हैं कवक में, ये पॉइंट आप लिख लीजिए थोड़ा सा। लैंगिक जनन, शायद पहले हमने आपको नहीं बताया था। लैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं। क्या होते हैं, 3 सोपान होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। लैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, शायद आपको नहीं बताए थे हम। लैंगिक जनन में 3 सोपान होते हैं कवक में। अब इस सोपान का मतलब होता है स्टेप। सोपान का मतलब क्या होगा, स्टेप। समझ रहे हैं। 3 सोपान में क्या होगा, सबसे पहले जो होगा, इस पॉइंट को लिख लीजिए आप। सबसे पहले आपका होगा बोल सकते हैं कि जीव द्रव संलयन। क्या होगा, जीव द्रव संलयन। क्या होगा, जीव द्रव संलयन। इसी को हम बोलते हैं प्लेज्मोगेमी। क्या बोलते हैं, प्लेज्मोगेमी बोलते हैं। प्लेज्मोगेमी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका होता है कैरियोगेमी, यानी इसको बोलते हैं केंद्रक संलयन। क्या बोलते हैं, केंद्रक संलयन बोलते हैं। केंद्रक संलयन बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। देखो नीचे धड़का चाहिए, देखो इसको कैरियो लिखा था। केंद्रक संलयन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। और एक लास्ट स्टेप आपका होता है, वो होता है आपका मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। ऐसे मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसी को बोला जा रहा है कि कवक में जो लैंगिक जनन होता है ना, उसके कितने होते हैं, 3 सोपान होते हैं। मतलब 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, सिंपल आप बोल सकते हैं। पहला क्या होगा, प्लेज्मोगेमी होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। तीसरा क्या होगा, मियोसिस होगा। जीव द्रव संलयन, या इसको हम यही बोल सकते हैं कोशिका द्रव संलयन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जीव द्रव संलयन या कोशिका द्रव संलयन बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, केंद्रक संलयन, कैरियोगेमी। और आपका मियोसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और इसका इंग्लिश नाम है मियोसिस, ठीक है ना। ऐसे होता है MIOSIS, ये मियोसिस आपका ऐसे। तो मियोसिस को इसी मियोसिस डायरेक्ट लिख देता है ना। तो ये 3 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। तो लैंगिक जनन में यहाँ वही हो रहा है। अब आपको भली बात ही पता है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर वाला पार्ट रहता है, एक मादा वाला पार्ट रहता है। ये आपको पता है, यानी कि उसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो आइए मैं बताता हूँ इसमें युग्मक कैसे बनता है, ठीक है ना। इतना इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा इनको मिटाते हैं हम। अब लिख लीजिए इसको। होता क्या है कि 2 युग्मक इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये हमारा है, एक ये है। इसमें आपका जो है केंद्रक पाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया। ये दोनों जब कवक तंतु मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, ये आपका बनेगा इस प्रकार कुछ बनेगा, इस प्रकार आपका बनेगा। इसमें n मान लेता है ना, ये n था, ये n था, मतलब ये अगुणित था।
एन का मतलब क्या हो गया, अगुणित हो गया। तो ये दो हमारे पास कवक तंतु हैं, ये एन है, ये भी एन है, मतलब एन का मतलब हो गया अगुणित, एन का मतलब क्या हो गया, अगुणित हो गया, ठीक है ना, अगुणित। अब जब दोनों ये मिल जाएंगे तो ये क्या होते हैं, एन प्लस एन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एन प्लस एन बना लेते हैं। मतलब बोल देंगे एक युग्मक ये है, एक युग्मक ये है, दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो फिर एक नया युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, ये युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ क्या बना, युग्मनज बना। अब युग्मनज जो बना ना, इसमें देखिए क्या हुआ कि दोनों एन मिलके दो एन नहीं बनाया है, ये पॉइंट समझिए, दोनों एन मिलके दो एन नहीं, अगर ये दो एन बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम द्विगुणित। क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं, क्योंकि दो एन है तो द्विगुणित, यहाँ सिंगल एन था तो अगुणित, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मिलकर एन प्लस एन बनाते हैं, यानी युग्मनज बनाते हैं। अब जरा देखिए कि ये एन प्लस एन जो बनाया है ना, यानी कि एक ही कोशिका में, देखिए एक ही कोशिका में क्या है, दो केंद्रक है, एक ही कोशिका में क्या है, दो केंद्रक है। तो इनको हम बोलते हैं, इस अवस्था को बहुकेंद्रिकीय अवस्था बोलते हैं। आपको पहले भी हम शब्द बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रिकीय अवस्था बोलते हैं, क्योंकि क्या है, एक ही कोशिका में दो दो केंद्रक है। यहाँ पर केंद्रक का अभी खाली क्या हुआ, जीवद्रव्य का संलयन हुआ, लेकिन केंद्रक नहीं मिला। क्या मिला, केंद्रक नहीं मिला। तो कुछ देर बाद ये जो है, इसमें फिर क्या होगा, इसमें अब होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन आपका होगा, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन जैसे होगा तो इसके फलस्वरूप इसमें क्या बनेगा आपका, ये अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि दो गुणित इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इससे क्या बनेगा, नया कवक तंतु बनेगा। फिर कवक तंतु क्या होंगे, ये आपका बना लेंगे, कवक जाल बना लेंगे। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, आपका लैंगिक जनन होता है। देखिए लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इनमें युग्मक दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका समयुग्मकी, एक हो सकता है विषम युग्मकी। अब समयुग्मकी का मतलब क्या हुआ, समयुग्मकी का मतलब क्या हुआ, इनको थोड़ा मिटा देते हैं हम। लैंगिक जनन कितने होगा, लैंगिक जनन कैसे होगा, दो युग्मकों के संलयन से होगा। इनमें युग्मक दो तरह हो सकता है, एक समयुग्मकी, एक विषम युग्मकी। सम का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना ना, बराबर जैसा। तो जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं ना, ये दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे, या जब दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे, मान लीजिए दोनों युग्मक एक तरह के हैं, दोनों युग्मक क्या है, एक तरह के हैं, तो जो हमारा बनेगा ना, तो उसको बनेगा समयुग्मकी। तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मकी बोलेंगे। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर, उसमें होता है जैसे कि आपका ये टी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, समयुग्मकी। क्या बोल देंगे, सम, यानी दोनों पौधे क्या है, लंबे हैं। आपने 10th का कुछ पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। जैसे ये टी छोटा टी, इसको बौने पौधे, यानी कि पूरा बौना पौधा है, मतलब दोनों एक के जैसा दिखता है, इतना समझो। जो एक जैसा दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समयुग्मकी बोलेंगे। अगर एक जैसा नहीं दिखे तो उसको बोलेंगे विषम युग्मकी बोलेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये दोनों गोला एक जैसा है, ये दोनों गोला क्या है, अरे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये दोनों गोला मान लेते हैं एक जैसा है, दोनों युग्मक एक जैसा है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, समयुग्मकी। क्या बोलेंगे, सम। अब मान लेते हैं एक बड़ा है और एक छोटा है, तो दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विषम युग्मकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विषम युग्मकी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनमें क्या है, समयुग्मकी भी हो सकता है, विषम युग्मकी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखिए उदाहरण क्या है, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो। देखिए इसका ट्रिक है याद करने का, जैसे हम याद किए आपको वैसे ही याद करना है। इसका ट्रिक होता है रैम। क्या होता है, रैम, या आप इसको रोम बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। होगा क्या, आर से क्या हो जाएगा, राइजोपस, ए से क्या हो जाएगा, एल्बुगो, एम से क्या हो जाएगा, म्यूकर। ये तीनों किसके उदाहरण है, फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये राइजोपस होता है ना, ये ब्रेड पर उगने वाले कवक हैं। सवाल आता है कि ब्रेड या रोटी पर उगने वाले कवक कौन है, तो कौन है आपका, राइजोपस है। कौन है, राइजोपस। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि देखे होंगे रोटी जब बहुत दिन हो जाता है तो उस पर उजला उजला फफूंद या काला काला पड़ जाता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका फाइकोमाइसिटीज का बच्चा है, जिनका नाम है राइजोपस है। समझ गए ना राइजोपस के बारे में। और ब्रेड पर भी देखे होंगे, जो ब्रेड आप चाय में खाते हैं उसके ऊपर जो उजला फफूंद या काला ऐसा लग जाता है बहुत दिन खुले हवा में रखने के बाद, तो बेसिकली क्या है, वो कवक है। कौन सा कवक, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का कौन सा, राइजो, ठीक है ना। बात करते हैं म्यूकर। म्यूकर आपका, हमने आपको बोला कि सरी गली, तो देखेंगे कि जो लकड़ी आपका जिधर मन तिधर फेंका रहता है जंगल वगैरह में या गंदे चीज़ों में, तो लकड़ी पर भी देखिएगा उजला उजला धब्बा रहता है। तो धब्बा क्या है, कोई पेंट जाकर नहीं कर देता है, बेसिकली वो कवक रहता है, उसी का नाम म्यूकर है। समझ रहे ना। चलिए अब एल्बुगो। एल्बुगो क्या है, सरसों का पौधा देखे होंगे, सरसों के पौधा के ऊपर जो है उजला उजला धब्बा रहता है, वो कौन है, कवक है। उस कवक का नाम क्या है,
एल्बुगो है। इतना समझ गया था। चलिए, तो फाइकोमाइसीट्स हमने लगभग देख लिया है। आइए बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स का, ठीक है ना। चलिए, एस्कोमाइसीट्स, सबसे पहली नंबर बात कि इसका जो नाम है ना वो क्या है, थैलीफंजाई है। क्या है, थैलीफंजाई इसका सामान्य नाम है, ठीक है ना। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये जो आपके हैं जंतुओं के अपशिष्ट जो होते हैं ना, जैसे गोबर होगा, उन सब पर ये पाया जाता है। कौन, आपका एस्कोमाइसीट्स, ठीक है ना। अच्छा, एस्कोमाइसीट्स और क्या, ये कवक लाभ देने वाले होते हैं। क्या होते हैं, लाभ देने वाले। लाभ का मतलब क्या हो गया, हमको फायदा देने वाला एक कवक होता है, इससे हमको हानि कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि देख लेते हैं। अच्छा, और चलिए पहले ये आपको बताते जब बोल दिया है तो देखिए, इसमें एक कवक होता है जिनका नाम है यीस्ट। क्या है यीस्ट, हमने आपको बोला था कि कवक जो होता है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, ये सब पहले बताए हम। लेकिन कुछ उसमें अपवाद भी है, जैसे कि आपका हो गया यीस्ट। क्या हो गया, यीस्ट हो गया। ये जो आपका होता है एक कोशिकीय होता है। और यीस्ट का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते बताइए, केक उक बनाने में इसका यूज करते हैं, फुलाने में, ब्रेड फुलाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो देखिए केक बनने में यूज हो रहा है तो फायदे ना, कुछ हानि तो नहीं है। फूलने में मदद कर रहा है तो फायदे ना, कोई भी ब्रेड फूलने में फायदे ना हमको है, इसलिए बोलते हैं कि लाभ देने वाला। बात करते हैं बहुकोशिकीय, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम क्या है, आपका बहुकोशिकीय होता है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है ना। इससे हमें क्या फ़ायदा है, तो लिख लीजिए इसको। पेनिसिलियम से हमें क्या फ़ायदा है, प्रतिजैविक बनाने में। क्या, प्रतिजैविक, जिसको आप एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बोलते हैं ना। एंटीबायोटिक जो आप बोलते हैं कि खांसी हो गया, सर्दी हो गया, आजकल तो जो भी बीमारियां होती है सब में डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है कि नहीं, सब में देता है। तो वो बनाने में जो है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में जो है इस पेनिसिलियम का यूज होता है। देखो फ़ायदा है, इसीलिए हम कहते हैं कि एस्कोमाइसीट्स हमें फ़ायदे देने वाले कवक है, लाभ देने वाले कवक है, समझ गए ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो ओचल बीजाणु द्वारा होता है। क्या होता है, ओचल। हमने आपको तुरंत बताया है कि अलैंगिक जनन दो तरह से होता है, चल बीजाणु, ओचल बीजाणु। तो इसमें कौन सा होगा, ओचल बीजाणु। ओचल बीजाणु मतलब जिसमें कसाब नहीं पाए जाते हो, समझ गए ना, जो गति नहीं कर सकते हो। अच्छा, अचल बीजाणु जो होता है ना वो कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पर कोनिडिया बनता है। क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। अब आप बोलोगे सर ये कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया आपको हम बताते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कवक जाल होता है वो पटीय होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, अपटीय था, मतलब पट नहीं पाए जाते थे। इसमें क्या है, पट पाए जाते। जैसे ये आपका है, तो इसमें क्या है, पट पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। और क्या होता है, शाखित होते हैं। शाखित का मतलब क्या, ये ब्रांच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रांच। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे देखिए शाखा ये कैसे बनाते हैं। ये आपका एक कवक पट होगी, इसमें तो पट है, इसमें क्या है, पट है। तो ये आपका कुछ इस तरह से है ना, देखिए शाखा इसकी निकलती है, इस तरह से कुछ इसका शाखा निकलता है ना, इस तरह से कुछ शाखा, मतलब ये शाखित होते हैं। सीधा आप बोल रहे, शाखित का मतलब बहुत सारे ब्रांच निकलना। और पौधा होता है ना बहुत सारा ठल्ली सब, जिसको ब्रांच बोलते हैं, शाखा हो गया। और क्या बता रहे थे, अच्छा इसमें बता रहे थे हम कोनिडिया क्या होता है। देखो होता क्या है ना, कि देखिए होता क्या इसमें है कि आपका जो है कुछ इस तरह से इसमें संरचना होता है। इस तरह से क्या होता है, संरचना होता है। इस तरह से क्या होता है, संरचना होता है। पट तो है, ये आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना। ये आपको पता, ये आपको क्या बना, ये जो बनाने केंद्रक बनाने, ठीक है ना। होता क्या है ना कि इसमें जो है थोड़ा सा आपका बीजाणु बनता है कुछ इस तरह से आपका क्या है, कुछ संरचना बनते जो कि बाहर बनते हैं। क्या बनते हैं, बाहर बनते, इसलिए इसको बहिर्जात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्जात कहते हैं। अब ये जो संरचना बन रही है ना, जो संरचना बन रही है कुछ भी नहीं है, इसी को हम कोनिडिया बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, कोनिडिया। संरचना फालतू आपको बाहर में बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। अब ये कोनिडिया टूट के क्या करता है, कवक तंतु बना लेता है, फिर बीजाणु बना लेगा। मतलब ये बीजाणु जहाँ टूटेगा ना, तो बीजाणु वो क्या करता है, कवक तंतु बना लेता है, फिर कवक तंतु से कवक जाल बना लेता है। इस तरह से अलैंगिक जनन इसमें ओचल बीजाणु कोनिडिया द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए और भी क्या कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। हाँ, लैंगिक जनन जो होगा इसमें, लैंगिक जनन बीजाणु को एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट था सर, थैली इसको क्यों बोलते हैं, थैली का मतलब क्या होगा, थैला। थैली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लैंगिक जनन है ना, लैंगिक जनन का जो बीजाणु होता है, उस बीजाणु को एक नाम दिया गया, इनको बोलते हैं
एस्कस बीजाणु, इसी एस्कस से नाम आया है एस्कोमाइसिटिस, ठीक है ना। यह बीजाणु एस्कोकार्प द्वारा घिरे रहते हैं। देखिए होता क्या, इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, दो कवक तंतु यहाँ पर आए, सटे यहाँ पर, इस तरह से दो कवक तंतु आए, पट तो है ही इनमें, पट तो है ही। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक थैली संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक थैली संरचना बनाते हैं, ये थैली नुमा संरचना बनाते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या आपका, इसमें बहुत सारे बीजाणु रहते हैं, ये क्या आपका है, थैला, ये सब दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो बीजाणु होता है लैंगिक जनन, जो बीजाणु इसमें जो है तो क्या बोलते हैं, एस्कस बीजाणु बोलते हैं। अब इससे बीजाणु निकलता है, वही आपका क्या धीरे धीरे डेवलप होकर कवक बना लेता है, कवक जाल बनाएगा, फिर कवक तंतु बनाएगा, फिर कवक तंतु से कवक जाल, कवक बन जाएगा। इस तरह से इसमें जो होता है, किसमें होता है। अच्छा, ये जो आकृति बना है इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है ना, इतना समझ गया। उदाहरण देख लीजिए क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। इसमें देखिए न्यूरोस्पोरा आपको याद रखने का मतलब न्यूरोस्पोरा आप ध्यान रखिएगा कि न्यूरोस्पोरा को जो है ना, इसका यूज जो है आपका आनुवांशिक प्रयोगों में होता है, और कुछ आपका जैव रासायनिक जो है यानी बायोकेमिकल और आपका आनुवांशिक चीज़ों में, जो आनुवांशिक प्रयोगों में जो है इसका यूज होता है आपका न्यूरोस्पोरा का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पूछता है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और ट्रफल, ये दोनों खाने वाले चीज़ हैं। क्या है, दोनों खाने वाले चीज़ से स्वाद बढ़ता है, दोनों क्या है, खाने वाले चीज़ है। तो देखिए खाने वाला चीज़ है तो लाभ ही लाभ है, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि ये लाभ देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है फाइको और एस्को दोनों माइसिटीज हम क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। धन्यवाद। हाँ।